मॉर्निंग बच्चों। आज आज आपको हम क्लास 7th क्लास की हिस्ट्री, जो हमारी इतिहास बुक है, हिस्ट्री है, उसके चैप्टर नंबर 9 का जो पार्ट नंबर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, उसके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, जो रीजनल कल्चर है वो क्या होता है। आप जिस क्षेत्रों में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ की जो संस्कृतियाँ होती है, कल्चर होता है, वही हमारी क्षेत्रीय संस्कृति कहलाती है। उदाहरण के लिए हम राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से रह रहे हैं या मेवाड़ क्षेत्र से रह रहे हैं, मेवाड़ी कहलाएंगे। मारवाड़ क्षेत्र से रह रहे हैं तो मारवाड़ी कहलाएंगे। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले लोगों का निर्माण करने का एक सबसे सामान्य तरीका उनकी बोलचाल की भाषा, उन्हें परिभाषित करना है। उदाहरण के लिए कोई अगर बंगाली भाषा में बात करता है तो हम समझते हैं कि वो बंगाल से बिलोंग करता है, बंगाल का रहने वाला। इसी तरह अगर कोई तेलुगु या उड़िया बोलता है, या तो वो तमिलनाडु साइड का है या फिर उड़ीसा का है। उनकी बोलचाल की भाषा उन्हें परिभाषित करना। जैसे हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर उसका अर्थ होता है कि वो तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिल या उड़ीसा में रहता है। इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्रों के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला को से जोड़ा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई लद्दाख क्षेत्र में रहता है तो हम समझते हैं कि वहाँ पे वो लोग, या कश्मीर क्षेत्र में रहते हैं तो उनकी संस्कृति जो होती है अलग होती है। आमतौर पे वो लोग ज़्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा वो लोग ज़्यादा संगीत में रुचि लेते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह से दिखते हैं। कभी कभी हम उन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। आप ये कह सकते हैं बच्चों कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों में पनपी है, लेकिन वो कभी कभी जब समय के साथ साथ टाइम टू टाइम ये क्या होती रहती है, ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा क्षेत्रों तक फैल जाती है। परंतु उसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से जो निकलती है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लेती है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे जगन्नाथ के बारे में, जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा के बारे में, वो खास समुदाय के लिए था, एक जो आदिवासी लोग थे, लेकिन आगे चल कर के वो सबसे ज़्यादा आगे क्या हो गया, फैल गया, लोग बड़े पैमाने पर उसको जानने लगे। अब आगे हम पढ़ेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास। ये दोनों जो चेर और मलयालम भाषा है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आइए हम इसके बारे में जानते हैं। भाषा और क्षेत्र के बीच में अंतर संबंध का एक उदाहरण अपनी विश्लेषण प्रारंभ करें। मदुरैम का चेर राज प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। जाहिर सी बात है, जो केरल भाग है वो दक्षिण भारत में है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्र भाषा का प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक ये जो मलयालम भाषा है। अब रूलर एंड रिलीजियस ट्रेडिशन द जगन्नाथ, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। जाहिर सी बात है, जगन्नाथी संप्रदाय जो है किस क्षेत्र से आते हैं, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय एक समुदाय था, जो किसको ये करता था, जो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ का काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोग द्वारा बनाई जाती थी, जिससे ये तात्पर्य निकला कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में इंदौर
12th century, one of the most important ruler of the Ganga. ये क्या थे? पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। ये जो रूलर था गंगा वंश, ये एक जगन्नाथ मंदिर, पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा जो भोगी द्वितीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित दिया और स्वयं जगन्नाथ के प्रति नियुक्ति घोषित कर दिया। उसको अपना आप कि मैं उसका पुजारी हूँ, उसका देखरेख करने वाला हूँ। उसके लिए उन्होंने उसको वहाँ पे मंदिर बनाने का निश्चय किया। ज्यों ज्यों इस मंदिर का तीर्थ स्थान यानी तीर्थ यात्रा में केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, वैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। क्यों ऐसा क्यों होता था? जाहिर सी बात है, पहले समय में जो मंदिर होते थे वो धनी होते थे। लोग अपने देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाते थे और वहाँ पे एक तरह से धन दौलत ज़्यादा होती थी। जितने भी लोग बादशाह आए, शासक आए, वो सबसे पहले मंदिरों पे अतिक्रमण करते थे और उनको अपने कैप्चर में लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, एक तो उनको खजाना हासिल हो गया जो अपने राज्य का सत्ता का स्थापित करने में, डेवलपमेंट करने में काम में लेते थे। उसके अलावा वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे उन पे उनका शासन हो जाता था, वो उनके बात को मानने लग जाते थे। इसलिए वो लोग सबसे पहले मंदिर पे अतिक्रमण करते थे। अब है द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ आज अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। जाहिर सी बात है, राजपूत वर्ड आते ही हमें दिमाग में ये आता है ये राजस्थान से बिलोंग करता है। और राजपूत शब्द आते ही एक तरह से लोगों का जो सिंबल होता है वो ताकतवर, यानी राजपूत का मतलब होता है कि उनके पास ताकत है और वो कभी झुकते नहीं थे। इससे ये समझा जा सकता है वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे उनके समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपना राजपूत कहते थे। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। जाहिर सी बात है, राजस्थान है तो वहाँ पे राजपूत के अलावा भी दूसरे समुदाय के लोग भी रहते थे। ये भी सच है कि राजस्थान में ज़्यादातर राजपूत के अलावा अदर लोग जैसे अदर कास्ट के लोग रहते थे। अक्सर यहाँ माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे राजस्थान की जो संस्कृति है वो एक राजपूतों की देन है। इन्होंने यहाँ पे बहुत अहम मेन रोल अदा किया है। जैसे अब बीकानेर के बारे में है, बीकानेर के राजा राज सिंह के बारे में यहाँ दिखाया गया है, जिन्होंने यहाँ के कल्चरल ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया है। यह सांस्कृतिक परंपरा जो के शासक के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। लगभग 8वीं शताब्दी से आज राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के विभिन्न परिवारों ने राजपूत राजाओं का शासन रहा। एक के बाद एक दूसरे राजा आते रहे और राजपूत ही आते रहे और अलग अलग समय में उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों के अपने हृदय की सोझे रखते थे, जिन्हें रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्युओं का वरण करते थे, लेकिन अपने आप को उनके सामने झुकते नहीं थे, मगर पीठ नहीं दिखाते थे, यानी हार नहीं मानते थे ये लोग और लड़ते रहते थे। कई ऐसे भी बादशाह हुए हैं जो मुग़लों से लड़ते हुए अपनी जान की आहुति दे दी, लेकिन उनके सामने झुके नहीं, ने पीठ दिखाई। क्या स्त्रियों को भी कहानियों में स्थान प्राप्त था? ये एक सवाल होता है कि जब राजपूत राजा वगैरह लड़ रहे थे तो उस वक्त महिलाओं का क्या योगदान होता था? जी हाँ, कभी कभी ये झगड़े के कारण के रूप में विद्वान थे, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कभी कभी राजा एक दूसरे से या तो महिलाओं की जान बचाने के लिए या उनकी इज्जत को बचाने के लिए आपस में लड़ते थे।
कभी कहीं कहीं ये भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपनी शूरवीरों पतियों को जीवन मरण दोनों के अनुसरण करती थी और खुद एक तरह से सती प्रथा का जो चलन था, यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा को भी कुछ कहानियों का उल्लेख किया गया। उस वक्त जो महिला होती थी, पति के मरने के बाद जो सती प्रथा जिसे कहते हैं अब समाप्त हो गया है। जो हमारे समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, गांधी जी, इन लोगों ने इनका विरोध किया और समाज में सुधार किए। पहले ये बहुत ज़्यादा समाज में प्रचलन था, इसको धीरे धीरे इन लोगों ने समाप्त किया। पहले महिलाएं क्या होती थी, पति के मरने के बाद पति के चिता पर खुद ही क्या करती थी, अपने आप को जला लेती थी, उनके साथ अपनी जान की आहुति दे देती थी। ये अब जा कर के ये देखिए भारत का ये है, अलग अलग क्षेत्रों में जो संस्कृतियाँ थी, कल्चर था, उसके बारे में दर्शाया गया है मैप में। अब क्या है, क्षेत्रीय सीमांतों से पड़े कथक नृत्य की कहानी। कथक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कथक जो है, जो संगीत है, उसके लिए सबसे पहली जो सीढ़ी होती है, स्टेप होती है, वो कथक होती है। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक जो कथक के इतिहास को देखें। ये कथक का जो इतिहास है, कहाँ से आया है बच्चों, तो मैं आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कैसे? कथक शब्द कथा शब्द से निकलता है। आप लोग जानते ही हैं, पहले समाज के अंदर लोग कथा सुनने के लिए दूर दूर जाते थे। एक गांव में अगर कथाएं होती थी तो समाज के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गांव से लोग वहां जा करके कथाएं सुनते थे। फिर आकर के गांव के जो लोग नहीं जा पाते थे, उनको कथा के बारे में बताते थे कि ये कथा है जो मैं सुन के आया हूँ, जो समाज के अंदर हमें सुधार की ज़रूरत है। उसी से क्या बना है, कथक बना है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए लिया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। वो लोग घूम घूम करके एक गांव से दूसरे गांव मंदिरों में लोगों को जा कर के कहानी सुनाते थे। ये कथाक अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगी। जाहिर सी बात है कि राधा कृष्ण के प्रख्यात कहानियों को लोक नृत्य के रूप में, संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला शब्द कथक कथाकार के मूल भाव से ही जुड़े होते थे कि यानी कहानी कहने वाला किस तरह वो कहानी कह रहा है, वो अपने हाव भाव से लोगों को, समाज के लोगों को बताते थे। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि पहले के समय में जो संस्कृतियाँ थी उसके बारे में किस तरह मुग़ल बादशाह और उनके विवाह अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था। राज दरबार जैसे एक तो राजपूत, जो राजस्थान के अंदर जयपुर है, ये क्या कहलाता था, राज दरबार। और लखनऊ के जो नवाब थे वो भी एक तरह से राजघराना कहलाते थे, नवाब फैमिली कहलाते थे। यहाँ इस नृत्य के अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वहाँ पे विशिष्ट अन्य शैलियों के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराएं, ये जो कथक था, दो परंपराएं कौन सी है, राजघरानों में फूला फला। कैसे? उदाहरण के लिए राजस्थान में जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में, लखनऊ जिसे हम पहले अवध के नाम से जानते थे, वहाँ पे जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में ये बहुत ज़्यादा आगे चला। 1850 और 1875 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। जैसे ये दो ही जगह ये महदूद नहीं रहा, जैसे हम कह रहे थे कि जयपुर, लखनऊ, राजघराना, ये बिहार भी पहुंचा, उसके अलावा जम्मू कश्मीर भी पहुंचा, पंजाब, हरियाणा, ये यहाँ तक पहुंच करके लोगों तक ये जो अपना एक तरह से लोगों के बीच में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक का भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासक ने नापसंद किया। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश जो शासक थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्यों आए थे भारत में? एक तो पहले व्यापार करने के लिए आए, लेकिन बाद में देखा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इन लोगों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे
फ़ायदा उठाया और यहाँ शासक बन गए। तो जाहिर सी बात है उनको तो संगीत से कोई लेना देना ही नहीं था, वो लोग संगीत वगैरह के इतने शौकीन नहीं थे, तो उन लोगों ने इसको नापसंद किया। फिर भी ये जीवित बचा रहा, यानी अंग्रेज़ों के दौर में भी ये क्या रहा, फलता फूलता रहा, ख़त्म नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश में 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में सामान्य रूप मिल गई। 6 कौन कौन थे इसको आप देख लो, ये आप नीचे देखेंगे यहाँ पे अलग अलग है। एक है भारतनाट्यम, दूसरा है कथकली जो केरल के अंदर है, भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, उड़ीसी उड़ीसा के अंदर है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर है, और मणिपुरी मणिपुर के अंदर है। ये सब जो है, ये जो 5-6 बताया गया है, ये आगे चल करके इन क्षेत्रों में ज़्यादा परवान चढ़ा। अब आगे आप लोगों को पेंटिंग फॉर पेट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनीचर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्र की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है, ये है लघु चित्रों की कला परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं। आप लोगों के यहाँ आप लोग भी चित्र बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, आर्ट सर के द्वारा जो बनाया जाता है वो लघु चित्र होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज़ पर चित्रित किया जाता था, जिसे हम लोग स्मॉल साइज पेंटिंग जो कहते हैं, वो कपड़ों वगैरह पे इसको ये करते हैं, या कागज़ पे भी करते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी के तख्तियों पर चित्र किए पहले समय में। अब तो नहीं हो रहा है, पहले समय में एक जो छाल होते थे पेड़ों के, दूसरे जो पत्थर होते थे, जो लकड़ी की तख्तियाँ होती थी, उस पर ये चित्रकारी की जाती थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, लोगों के पास संसाधन आ गए हैं, रिसोर्सेज आ गए हैं, तो इसलिए इसमें भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और इसमें भी आगे लोग बढ़ रहे हैं। मुग़ल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। जाहिर सी बात, ये लोग जो मुग़ल राज के बादशाह थे, जो मुग़ल शासक थे, मुग़ल एम्पायर थे, वो क्या करते थे, इनको संरक्षण देते थे, जो चित्रकारी करते थे, और उनको चित्रकारी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ भी हुआ करता था। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों के पांडुलिपियों चित्र करते थे। पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों की चित्र की जाती थी, और उन्हें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार करते और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्र किए जाते थे। पहले के जो नवाब होते थे, राजा होते थे, वो शिकार करने का शौक़ होता था, वो ज़्यादातर अपने दूसरे राज्यों में जाकर के आक्रमण करते थे, इनका ये चित्रकारी करवाते थे, ताकि लोगों के सामने उस चित्र को दिखा सके, और दिखाने के बाद उन पर उनका असर हो कि ये राजा कितने बार लड़ाई युद्ध जीता है। तो ये सब वो लोग एक पेंटर के द्वारा इसको अपने चित्रकारी के अंदर दर्शाते थे। मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ साथ चित्रकारों मुग़ल दरबार छोड़ गए। जाहिर सी बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए, उनको चित्रकारी का ज़्यादा शौक़ नहीं था। ये लोग क्या किया, धीरे धीरे जो मुग़ल शासक ख़त्म होने लगा, एंड होना शुरू हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये लोग धीरे धीरे देश को, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गए थे, वहाँ से वो लोग छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों के अंदर जाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप मुग़लों के कलात्मक रुचियों के दक्षिण के क्षेत्रों में दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं की सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। ये जो राजस्थान के अंदर जो राज दरबार थे, इन लोगों ने इसको आगे परवान चलाया। राजस्थान के अंदर देखो, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे क्षेत्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विशेषों का चित्र बराबर जारी रहा। ये जो बूंदी पेंटिंग है, जोधपुर है, मेवाड़ है, कोटा है, किशनगढ़ है, यहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा क्या हुई, परवान चढ़ी। ऐसा ही एक छंद आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटी, जो हिमाचल का तलहटी क्षेत्र है, जो वहाँ पे ये चित्रों का ज़्यादा क्या किया गया, परवान चढ़ाया गया। लोगों को यहाँ पे जो गए, इनको ज़्यादा बढ़ावा मिला। 17वीं शताब्दी के बाद के पहले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव वर्णन शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली का एक नाम सुना होगा, बसोहली शैली कहा जाता है, जो यहाँ सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पुस्तक चित्र की गई है, भानु दत्त की रास मंजरी, जो आपकी लाइब्रेरी में है, और इसको आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है।
1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली के विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं के बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र यानी जो कश्मीर का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का है, उधर क्या हुए, ये लोग पलायन कर गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्चर्य तैयार मिले, यानी वहाँ के लोग उसको एक तरह से ज़्यादा उनको क्या किया, सहयोग दिया और उनको जगह दी। और हिमाचल के अंदर एक कांगड़ा शैली विकसित हुई, डेवलप हुई। 18वीं शताब्दी को मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। कांगड़ा शैली हिमाचल के अंदर जो पूरे भारत और विश्व में फेमस है, पूरी दुनिया में एक तरह से नई शैली का उदय हुआ। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ के वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंग की सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का कलात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंगाल, द क्लोजर लुक बंगाल, बंगाल नज़दीक से देखने के। बंगाल आप जानते हो, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, अंग्रेज भारत को आज़ाद करके गए, तो उसके साथ साथ भारत दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान भी, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश पड़ा। तो जो बंगाल थे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल कहाँ गया, पश्चिमी बंगाल भारत के अंदर आ गया। तो जाहिर सी बात है, तो बंगाल को एक अब करीब से हम देखेंगे क्या है बंगाल के बारे में। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों का नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। जैसे कोई बंगाली बोल रहा है तो हम ये समझते हैं कि ये बंगाल से बिलोंग करता है। बच्चों, ज़्यादातर आप यही सोचते हैं कोई बंगाल क्षेत्र से है तो वो बंगाली में ज़्यादा भारत रखता होगा, बंगाली में ज़्यादा बोलचाल करता होगा, इसलिए हम ये मान लेते हैं बंगाल के लोग हमेशा बंगाली ही बोलते हैं। किंतु ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। ऐसा नहीं है। बंगाली को जैसे आप लोग कन्नड़ सीख रहे हो, जो साउथ वाले हिंदी सीख रहे हैं, तो ये एक क्षेत्र तक ये सीमित नहीं रह गई है। जो लोग अगर बंगाल जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको बंगाली भाषा जाननी पड़ेगी, ताकि उन्हें वहाँ के लोगों से अपनी बात को कहने के लिए और समझने के लिए उन भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किंतु ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत की निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृति ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, फिर भी उन्होंने भाषा का उद्भव कैसे हुआ, ये आप एक जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। ईसा पूर्व 4वीं-3री शताब्दी बंगाल और मगध जो ये पटना और उनके आसपास का क्षेत्र है, इलाका है, के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे। इसके कारण संभवतः संस्कृतियों का प्रभाव बढ़ता चला गया। 14वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। पहले बंगाल के अंदर ब्राह्मण नहीं थे। जाहिर सी बात, इन्होंने जब वहाँ पे आक्रमण किया तो इन्होंने गुप्त वंश ने वहाँ पे ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुआंगसांग ने ये पाया कि बंगाल के सत्य संस्कृति से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ से ब्राह्मणों को वहाँ बसाना शुरू किया तो वो लोग भी वहाँ की भाषाओं को धीरे धीरे सोचने और समझने लगे और सीखने लगे। फ्रॉम द 18th सेंचुरी पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राजा का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का शासक रहा। जो दिल्ली में स्थित शासक ने स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा सूबा जो आज हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से जो राज कहते हैं वो पहले सूबा कहलाता था। इस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी। जाहिर सी बात है, जो मुग़ल शासक थे ईरान से आए थे तो उनकी ज़्यादातर क्या थी,
जो मदर वो लोग ऑफिशियल लैंग्वेज या मदर टंग थी वो फारसी थी, लेकिन बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वहाँ तो एक जो शासक थे वो भाषा जो उन्होंने वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया था वो बंगाली था, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा थी वो क्या थी, बंगाल, और वो आगे फलती फूलती रही। 15वीं सेंचुरी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह के सामान्य साहित्य भाषा द्वारा एकबद्ध हो गए। एक साप्ताहिक भाषा का क्षेत्र के पश्चिमी भाग बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल का वेस्ट बंगाल जो है वो कहा जाने लगा। अब क्या है बंगाल के बारे में, क्या बंगाल के प्राथमिक साहित्यों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी है सांस्कृतिक श्रेणी और दूसरी है उसकी स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृति महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे मौर्य वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चित्र देवी की जीवनियाँ आदि शामिल है। जाहिर सी बात है बंगाल के अंदर जो भी लोग रहते थे वहाँ पे जो पीर पंजाल या जो एक तरह से मंदिरों का निर्माण करते थे तो वो घास फूस का बना हुआ होता था और वो एक तरह से 2 चाला चौचाला के रूप में विकसित हुई। दूसरी श्रेणियों में नाथ साहित्य शामिल थे, जैसे मोनाती, गोपीचंद की गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोकतंत्र और गात गीत भी ये वहाँ पे प्रचलित हुए। अब बंगाल के अंदर जो है पीर एंड टेम्पल, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था, वहाँ पे मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह लोगों ने वहाँ पे मंदिर बनाया और उसको किस तरह वो लोग सजा के रखते थे, और उनका ज़्यादातर जो उसमें एक तरह से अपनी जो उनका बिलीफ था वो बहुत अटूट था। पीर और टेम्पल मंदिर 16वीं शताब्दी के लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है ये लोग धीरे धीरे क्या होते गए, शिफ्ट होते गए। जो मैदानी क्षेत्र थे, गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है, वहाँ से धीरे धीरे ये लोग आगे की ओर जो जंगली क्षेत्र थे वहाँ पे वो शिफ्ट होते गए और वहाँ पे ये लोगों ने अपनी नई संस्कृतियों का निर्माण किया। ज्यों पूर्व की ओर बढ़ते गए और जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती, आपको याद होना चाहिए कि बंगाल भारत के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी कृषि होती है, धान की, जिसे हम चावल कहते हैं, चावल की खेती होती है। और सबसे ज़्यादा भारत में साल में 2 या 3 बार धान या चावल की फसल बंगाल के अंदर उपजाई जाती है। तो बंगाली जो लोग होते हैं उनको जो एक तरह से उनका फूड हैबिट है वो चावल और फिश, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पाया जाता है। ये लोगों ने ज़्यादातर जंगलों को साफ़ करके और वहाँ पे क्या किया, जंगलों को साफ करके चावल की खेती करना शुरू किया। स्थानीय मछुआरों तथा स्थानांतरित खेती करने लगे, जो अक्सर जनजातीय थे। किसानों पर नए समुदाय से मिल गए। ये लोग जो जनजातीय थे धीरे धीरे क्या होते गए, उन लोगों से मिलते गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेशों का केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर की अपनी राजधानी, ढाका जो अभी बांग्लादेश की राजधानी है। ये लोग क्या किया, जो एक तरह से डेल्टा प्रदेश, डेल्टा आप लोग जानते हो, जो यहाँ पे जैसे सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो वहाँ पे इन लोगों ने एक तरह से भूमि पे खेती करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन स्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्थाओं तथा अवशासन चाहते थे। जो सुख सुविधाओं तथा अवशासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। जो लोकल लोग थे, लोकल पीपुल थे, उन लोगों ने इन्हें इस तरह की सुविधा दी। ये नेता शिक्षकों तथा निर्माण कार्यों में भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता थे कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ होती थी, एक तरह से चमत्कारी जो शक्तियाँ होती थी वो होती थी, और इन्हें ये लोग क्या कहते थे, पीर के नाम से ये लोग उन्हें जानते थे। इस पीर श्रेणियों में संत तथा सूफी और अन्य धार्मिक महाभानव साहसी ये लोग उसमें थे। इसमें हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों थे, और ये इनकी पूजा और पद्धति जो थी ये अलग थी। ये एक ईश्वर पे क्या करते थे, एक ईश्वर पे अपना विश्वास रखते थे।
उसके अलावा वो दुनिया को नहीं मानते थे। जैसे पीर का मतलब जैसे अजमेर में कौन से ख्वाजा गली नवाज सूफी संत है, ये लोग पीर कहलाते थे। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी तक आकर समाप्त हुआ। आपने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बने थे, जो एक तरह से शक्तिशाली पावर में थे, पैसे में थे और जिनके पास सत्ता थी। वो अपनी एक तरह से पावर का लोगों के सामने प्रदर्शन भी करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टियों के गारे से, यानी मिट्टी और ईंट के गारे से ये लोग मंदिर का निर्माण करते थे, जिसमें तेली कंसारी लोगों का समर्थन था, ये लोग उसमें सपोर्ट करते थे। यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से आर्थिक अवसर पैदा हुए। जो यूरोप की कंपनी आई तो लोगों को अवसर मिला और वो लोग ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियों में, जो इकोनॉमिक एक तरह से गतिविधि थी, उसमें ये लोगों को रोज़गार मिला। इन सामाजिक समूहों के संबंधित अनेक परिवारों ने उन्हें अक्सर अवसरों का लाभ उठाया। ये जो समुदाय थे, समाज के लोग थे, उन अवसरों का इन लोगों ने लाभ उठाया। इन्हें उन स्मारकों का निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। इन स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांव के छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजा जाते थे, अब ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। आपको पता ही होगा कि वहाँ पे धीरे धीरे ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया गया था, जो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ये जो आपके सामने चित्र है, ये बंगाल का है और यहाँ पे इस तरह की जो चौचाला है, इस तरह का मंदिरों का लोगों के द्वारा निर्माण होता था। इन मंदिरों की शक्ल की आकृतियाँ जो होती थी, किस तरह की होती थी? छप्परदार झोपड़ियों की तरह, दो चाला 2 छतों वाली और चौचाला 4 छतों वाली होती थी। यहाँ पे जो ये लोग मंदिरों का निर्माण करते थे और मंदिर को एक तरह से सजा करके रखते थे। वहाँ पे बाहर में वो चित्रकारी करते थे और वो एक तरह से विष्णुपुर के मंदिरों की ऐसी सजावटों का अत्यधिक जो सजाया गया है देखने के लायक है। अब बंगाल के अंदर जो उन लोगों का फूड हैबिट क्या है उसके बारे में हम कहेंगे तो बंगाल के लोगों का जाहिर सी बात, पहले मैंने आपको बताया था चावल, जो खाने में वो लोग वहाँ चावल ज़्यादा उपज होता है और वो जो पैदावार जो अलुवल सॉइल है जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ और वर्षा भी ज़्यादा होती है। अब मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पे नदियाँ सालों भर बहती रहती है, इसलिए वहाँ पे एक तो चावल की कृषि होती है बच्चों, दूसरे मछली वहाँ की एक तरह से बंगाल के लोगों की फूड हैबिट है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये मंदिर के अंदर जो देवी देवताओं को भी मछली साफ करते हुए पकड़ते हुए दिखाया गया है। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप में उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज सबसे ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों की फूड हैबिट भी क्या होगी, यही होगी। इसलिए यहाँ स्वाभाविक है कि इन वस्तुओं को गरीब बंगालियों के भोजन सूची में ही प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछलियों का स्थान पर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह लोग इसको खाते हैं, पकड़ते हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध व्यवहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार में जाते हुए दर्शाया गया है। अब ब्राह्मणों के भोजन करने की जो अनुमति नहीं थी, जाहिर सी बात है ब्राह्मण लोग जो नॉन वेज है या मछली है वो फिश नहीं खाते थे, लेकिन स्थानीय आहार में मछलियों की लोकप्रियता को देखते हुए वहाँ ब्राह्मण लोगों को क्या किया गया, एक तरह से ढील दी गई कि आप मछली खा सकते हैं, जो बंगाल में 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। यह स्थानीय ब्राह्मणों के कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे देती। तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है और आप आगे के जो चैप्टर है 10वां चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आगे आपको जो अगली क्लास होगी उसके लिए मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।